प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कितने बड़े दलित विरोधी हैं, इसकी एक वानगी मैं मात्र देता हूं आपको। एक अपराधी जिसने एक दलित कलेक्टर को मार दिया और जिनको फांसी की सजा हुई, फांसी की सजा कम करके उनकी उम्र कैद की गई, और ऐसे अपराधी को छोड़ने के लिए भी कितने बेचैन हैं तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी। आपको याद होगा जहानाबाद कांड, याद होगा, याद है कि नहीं याद है? जहानाबाद कांड हुआ, कई सारे तमाम दलितों को कत्लेआम किया गया, छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम किया गया। एक आमिर दास आयोग बनाया गया उसकी जांच करने के लिए, और उससे भंग किसने किया? तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? यही जो अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस आयोग को भंग करने का काम किया कि ये लोग बात सामाजिक न्याय की करते हैं और हमारे वोटों को लेकर के हमारे विरोध में काम करते हैं। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह ऐसा नारा इन्हीं लोगों के लिए है जो लोग हमारा वोट लेते हैं लेकिन हमारे लिए कोई काम नहीं करते हैं, काम माफियाओं के लिए करते हैं, काम धन्ना सेठों के लिए काम करते हैं, लेकिन गरीबों के लिए काम नहीं करते, दलितों के लिए काम नहीं करते, पिछड़ों के लिए काम नहीं करते, आदिवासियों के लिए काम नहीं करते, माइनॉरिटी के लिए भी काम नहीं करते। माननीय श्री कांशीराम साहब से बीपी सिंह मिले, उन्होंने कहा कि हमें आपके 3 शासनों का सपोर्ट चाहिए, तो और कहा कि आप जो मांगेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको रेल मंत्रालय भी दे देंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री भी देंगे, होम मिनिस्ट्री भी देंगे, आप जो मिनिस्ट्री मांगो हम देंगे। तो माननीय श्री कांशीराम साहब मना कर दिया कि हमें कोई भी डिफेंस मिनिस्ट्री या मंत्रालय नहीं चाहिए, मुझे बस 2 शर्तें मेरी हैं। तो बोला कौन सी शर्तें हैं? कहा 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, इस देश को भारत रत्न आपको देना होगा। ये बात उन्होंने हामी भर दी। और दूसरी शर्त कही कि आपको इस देश के अंदर मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी लागू करना होगा। अगर आप ये 2 शर्तें मेरी मान लोगे तो हम आपको समर्थन दे देंगे। और बीपी सिंह ने भी माननीय श्री कांशीराम साहब को टाला नहीं, क्योंकि उस पूरे आदर सम्मान के साथ मैं परम आदरणीय रामजी गौतम, सम्मानित बिहार प्रदेश पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी को आमंत्रित करता हूं, आग्रह करता हूं वाजिबुल एहतराम के आप आए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, रामजी गौतम साहब जिंदाबाद। आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और ये क्रांतिकारी दिन है साथियों, और ये क्रांतिकारी दिन में क्रांतिकारी काम हुआ है, और 100% आज बिहार के नेताओं को नींद नहीं आ रही होगी। आज उनके सबके सपने में हाथी आएगा, और तमाम गुंडे, माफिया, मवालियों को सपने में भी अब हाथी नजर आएगा। कि मैंने पहले कहा है कि बहुजन समाज पार्टी को पावर चाहिए, लेकिन पावर हमें करप्शन करने के लिए नहीं चाहिए, पावर हमें कोठी बंगला मकान बनाने के लिए नहीं चाहिए। हमें पावर चाहिए इस देश के अंदर दबे कुचले पीड़ित वंचित लोगों को इस देश की मुख्य धारा में लाने के लिए पावर चाहिए, ना कि और किसी काम के लिए चाहिए। लेकिन तमाम बिहार की पार्टियां जो बात करती हैं, सामाजिक न्याय की बात करती हैं, लेकिन काम कौन सा करती हैं? काम इस देश के अंदर विरोधी पार्टियां इस देश के अंदर दबे कुचले गरीबों, किसानों के खिलाफ काम करते हैं। और इसकी एक वानगी भी देख लीजिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कितने बड़े दलित विरोधी हैं, इसकी एक वानगी मैं मात्र देता हूं आपको। आपको याद होगा जहानाबाद कांड, याद होगा, याद है कि नहीं याद है? जहानाबाद कांड हुआ, कई सारे तमाम दलितों को कत्लेआम किया गया, छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम किया गया। एक आमिर दास आयोग बनाया गया उसकी जांच करने के लिए, और उससे भंग किसने किया? तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? यही जो अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस आयोग को भंग करने का काम किया। और अभी फिर देखिए कितने बड़े दलित विरोधी हैं ये लोग, बातें दलितों की करते हैं, उनके लिए बात करते हैं, लेकिन काम दलित विरोधी करते हैं। आप देखिए कि कौन सा ऐसा काम किया दलितों पिछड़ों के लिए नीतीश बाबू जी ने। अभी आपने देखा कि एक अपराधी जिसने एक दलित कलेक्टर को मार दिया और जिनको फांसी की सजा हुई, फांसी की सजा कम करके उनकी उम्र कैद की गई, और ऐसे अपराधी को छोड़ने के लिए भी कितने बेचैन हैं तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी। तो इनको सबक सिखाएंगे। आज बहुजन समाज के लोग पूरे देश के अंदर
चिंतित है कि ये लोग बात सामाजिक न्याय की करते हैं और हमारे वोटों को लेकर के हमारे विरोध में काम करते हैं। तो अभी हमारे तमाम साथी को उन्होंने एक नारा दिया कि अब वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह ऐसा नारा इन्हीं लोगों के लिए है जो लोग हमारा वोट लेते हैं लेकिन हमारे लिए कोई काम नहीं करते हैं, काम माफियाओं के लिए करते हैं, काम धन्ना सेठों के लिए काम करते हैं, लेकिन गरीबों के लिए काम नहीं करते, दलितों के लिए काम नहीं करते, पिछड़ों के लिए काम नहीं करते, आदिवासियों के लिए काम नहीं करते, माइनॉरिटी के लिए भी काम नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए नारा दिया गया कि अब वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आज ये क्रांति लिखी गई है, बिहार के अंदर एक क्रांति लिखी गई है और एक क्रांति ऐसे लोगों के लिए सबक है कि समझ जाओ। और 2025 में हाथी बिहार की विधानसभा में पूरी ताकत के साथ में जाने वाला है। और मैं आप सभी लोगों को एश्योर करना चाहता हूं कि लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करना चाहता क्योंकि प्रोग्राम अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है। हमारे वक्ता को उन्होंने अपनी पूरी बात को भी रखा कि बहुजन समाज पार्टी, आखिर तमाम मेरे साथी यहां नए लोग भी बैठे हुए हैं, थोड़ी सी बात मैं खत्म करूंगा। बहुजन समाज पार्टी क्यों बनी और इसका उद्देश्य क्या था और इसका नाम बहुजन समाज पार्टी क्यों रखा गया। आप सभी को लोगों को याद होगा कि जब देश का संविधान बना और संविधान के अंदर बाबा साहब ने दलितों और आदिवासियों के लिए तो आरक्षण की व्यवस्था कर दी, शिक्षा की व्यवस्था कर दी, लेकिन ओबीसी के बच्चों को कुछ नहीं मिला। उनको लगा कि दलित के बच्चे और आदिवासी के बच्चे तो इस देश के अंदर मान सम्मान के साथ में रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चे कैसे रहेंगे। तो इसके लिए बाबा साहब को 25 अप्रैल 1948 को जब वो कानून मंत्री के रूप में थे तो ओबीसी महासभा हुई लखनऊ के अंदर और ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब को वहां पर बुलाया और कहा, बाबा साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा, बताइए आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने दलितों के बच्चों के लिए तो आपने मान सम्मान की व्यवस्था इस देश में कर दी, अब दलित का बच्चा और आदिवासी का जो बच्चा होगा इस देश के अंदर मान सम्मान के साथ में रहेगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम ओबीसी के पिछड़े समाज के लोग हैं, ये लोग कहां जाएंगे, इनके बच्चों को नौकरियां कैसे मिलेंगी, इनके बच्चे कैसे शिक्षित होंगे, इनकी जो सामाजिक बैकवर्डनेस है और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है ये कैसे खत्म होगी। तो बाबा साहब ने डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने तो आपको साइमन कमीशन जब आया हुआ था तब तो मैंने आप लोगों को बुलाया था, लेकिन आप लोग तो नहीं आए। लेकिन परेशान न होइए, कोई ना कोई व्यवस्था मैं संविधान में करूंगा जिससे आपके बच्चे भी इस देश के अंदर मान और सम्मान के साथ में रहें। ये बात बाबा साहब ने वहां प्रॉमिस किया, लखनऊ के अंदर 25 अप्रैल 1948 को प्रॉमिस कर दिया। और उसके बाद और वहीं पर बाबा साहब ने यह भी कहा कि मैं ये आपसे नहीं कहता कि आप दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में रोटी और बेटी का रिश्ता रखो, लेकिन आपकी राजनीतिक सोच एक होनी चाहिए। और आपकी राजनीतिक सोच एक हो गई तो इस देश के आप शासक बन जाओगे, आप इस देश के शासक बन जाओगे। ये बात बाबा साहब ने वहीं पर कह दी। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लखनऊ आए, लखनऊ से दिल्ली आए और फिर दिल्ली के अंदर बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था कर दी। और आर्टिकल 340 में लिखा कि इस देश में आने वाली सरकारें, केंद्र की सरकार हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो, ओबीसी का सर्वे करेगी, ओबीसी के लोगों की सामाजिक कितनी बैकवर्डनेस से कितना पिछड़ापन है, आर्थिक रूप से कितना पिछड़ापन है या शैक्षिक रूप से कितना पिछड़ापन है, इन सब की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ओबीसी के लोगों को केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकार उनके जनसंख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन देने का काम करेगी। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया। और उसी के बाद अगर आज इस देश के अंदर ओबीसी का बेटा आईएएस बनता है, इस देश में एसपी बनता है, इस देश में बड़े बड़े अधिकारी बनकर ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठ के आदेश देने का काम करता है, तो ये देन बाबा साहब की है। और बाबा साहब के बाद आप सबको पता 1950 26 जनवरी 1950 को देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद भी ओबीसी को कोई हक नहीं मिला। ओबीसी के रिजर्वेशन की कोई बात ही नहीं कर रहा था कि ओबीसी को रिजर्वेशन कौन देगा, कोई बात नहीं कर रहा। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस वक्त जो हमारे राष्ट्रपति जी थे, जो बिहार से ही थे, राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के ही थे, उनको लेटर लिखा कि जब देश आजाद हो गया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया है। जब ये संविधान लागू हो गया है तो संविधान में लिखी हुई बातें आज तक लागू क्यों नहीं की जा रही। ये बात बाबा साहब ने 1953 में लिखी।
तब जाके तत्कालीन सरकार को राष्ट्रपति जी ने लेटर लिखा कि भाई ये तो गलत है, आप इनके लिए कोई कानून बनाने का काम करिए। तब जाकर के काका कालेकर आयोग बनाया गया और काका कालेकर की आयोग बना करके उसमें रिपोर्ट बनाई गई। उसमें कहा गया कि ओबीसी के बच्चों को इस देश के अंदर शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो सरकार कांग्रेस की थी, उन लोगों ने साफ मना कर दिया, कहा नहीं, इनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, हम इनको रिजर्वेशन नहीं देंगे। ये बात हुई। उसके बाद ये बात पड़ी, कुछ दिन बाद और आग लगी जब मानसी कांसीराम साहब ने बामसेप बनाई, डीएस4 बनाई और वो पूरे देश के अंदर घूमने लगे, सामाजिक न्याय की बात करने लगे, सामाजिक अधिकार की बात करने लगे, सामाजिक परिवर्तन की बात करने लगे, आर्थिक मुक्ति की जब बात करने लगे, तब मौजूदा सरकारों को एहसास हुआ कि एक बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर खड़ा हो रहा है। जो दलितों की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों के हक और हकीक की बात कर रहे हैं। तब जाकर के बड़े दबाव के बाद एक फिर से कमीशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया मंडल कमीशन। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल उसके चेयरमैन बनाए गए। मंडल कमीशन ने भी अपनी फटाफट रिपोर्ट दी, 2 साल के अंदर रिपोर्ट दी, लेकिन उस रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया गया, बिल्कुल लागू नहीं किया। तब मानसी कांसीराम साहब ने डीएस4 के तहत और बीएसपी बनाने के तहत पूरे देश के अंदर 300 आंदोलन किए। अब आप समझ सकते हैं, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के लिए मानसी कांसीराम साहब ने पूरे देश के अंदर 300 आंदोलन किए। देखिए 300 आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं होता, 300 जगहों पे पूरे देश के आंदोलन किए। और दिल्ली के वोट क्लब पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मानसी कांसीराम साहब ने कई महीनों तक धरना प्रदर्शन भी किया और नारे भी दिए कि हम वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। ये नारे किसने दिए? ये नारे मानसी कांसीराम साहब ने उस वक्त दिए। और ये भी कहा मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये नारा किसने दिया? ये नारा भी मानसी कांसीराम साहब ने दिया। ये जो ऐतिहासिक नारे हैं जिनका अंत एक संदेशा होता है, जिसको सुन करके बहुजन समाज के लोग जागने का काम करते हैं, ये सारे नारे मानसी कांसीराम साहब ने उस वक्त देने का काम किया। और उसके बाद देखिए सौभाग्य हुआ कि 1989 में हमारे 3 सांसद बने। आदरणीय बहन जी बिजनौर से बनी और हमारे सांसद उधर से पंजाब से बने, लाखा जी पंजाब से बने। इसलिए 3 सांसद हमारे बने और जब 3 सांसद बने तो बीपी सिंह को सपोर्ट चाहिए था, उनको सरकार बनानी थी, सरकार चलानी थी कि बीजेपी गिराने में लगी हुई थी। तो मानसी कांसीराम साहब से बीपी सिंह मिले, उन्होंने कहा कि हमें आपके 3 सांसदों का सपोर्ट चाहिए। तो और कहा कि आप जो मांगेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको रेल मंत्रालय भी दे देंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री भी देंगे, होम मिनिस्ट्री भी देंगे, आप जो मिनिस्ट्री मांगो हम देंगे। तो मानसी कांसीराम साहब मना कर दिया कि हमें कोई भी डिफेंस मिनिस्ट्री या मंत्रालय नहीं चाहिए, मुझे बस 2 शर्तें मेरी हैं। तो बोला कौन सी शर्तें हैं? कहा 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, इस देश को भारत रत्न आपको देना होगा। ये बात उन्होंने हामी भर दी। और दूसरी शर्त कही कि आपको इस देश के अंदर मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी लागू करना होगा। अगर आप ये 2 शर्तें मेरी मान लोगे तो हम आपको समर्थन दे देंगे। और बीपी सिंह ने भी मानसी कांसीराम साहब को टाला नहीं, क्योंकि उस वक्त भी पूरे देश के अंदर मंडल कमीशन को लेकर के तमाम नेताओं ने भी आंदोलन शुरू कर दिया था मानसी कांसीराम साहब को देख करके। तब उन्होंने तुरंत मंडल कमीशन की सिफारिशें भी लागू करी और बाबा साहब को 31 मार्च को उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न देने का भी काम किया। तो इसलिए आज अगर मंडल कमीशन सिफारिश लागू हुई तो देन किसकी है? मानसी कांसीराम साहब की और बहुजन समाज पार्टी की। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, यही उद्देश्य बीएसपी का था। बीएसपी पावर चाहती है तो दबे कुचले लोगों को उठाने के लिए चाहती है। वो चाहती है कि इस देश के अंदर दबे कुचले ओबीसी पिछड़ों के बच्चे भी कलेक्टर बने, एसपी बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बन करके ऊंची ऊंची कुर्सी से बैठ करके अधिकारी बन के रौब ढालने का काम करें। और इसलिए नहीं चाहती है कि हम पावर चाहिए पैसा बनाए। हमें पावर पैसे की जरूरत नहीं है, हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं। जब मेरा बहुजन समाज इतना बड़ा है तो मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। जब भी जरूरत पड़ेगी मेरा बहुजन समाज देने को तैयार है। और उसी तर्ज पर आज भी बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चलने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी कभी किसी धन्ना सेठ से 1 रुपया चंदा लेने का काम नहीं करती। मानसी कांसीराम साहब ने जब बीएसपी बनाई तो उसमें लिख दिया, साफ साफ लिख दिया कि बीएसपी कभी भी धन्ना सेठ से 1 रुपया चंदा लेकर के काम नहीं करेगी। मानसी कांसीराम साहब ने कहा बीएसपी अपने कार्यकर्ताओं के खून पसीने से चलने वाली पार्टी होगी, ना कि धन्ना सेठों के हराम की कमाई से चलने वाली पार्टी होगी। क्योंकि जिसका सहारा होता है उसका इशारा होता है।
जब हम सत्ता में आएंगे तो हम दबे कुचले पिछड़े और दलितों और आदिवासियों के लिए काम करेंगे, ना कि धन्ना सेठों के लिए काम करेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, और उधर बीजेपी भी है आपके सामने, आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, कांग्रेस भी है, तमाम पार्टियां हैं। ये पार्टियां बड़े बड़े धन्ना सेठों के इशारे पे चलती हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठों से हजारों करोड़ रुपए चंदे के रूप में लेने काम करती हैं और उन्हें बचाने का भी काम करती हैं। तमाम बड़े बड़े घराने, तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे खून पसीने कमाई लेकर के विदेश में भाग गए, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे वो ललित मोदी हो। तमाम बड़े बड़े धन्ना सेठ हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग गए। इन्होंने बैठी हुई केंद्र की सरकार ने कई लाख करोड़ रुपए इन्होंने धन्ना सेठों के कर्ज माफ कर दिए। देखिए, आप पैसा हमारा और आपका है, इस देश के अंदर पैसा हमारा और आपका है, और मजे कौन मारते हैं? बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े धन्ना सेठ। यही विचारधारा हमारी और उनकी अलग अलग। हम कहते हैं कि इस देश का दबा कुचला बच्चा, गरीबों के बच्चे इस देश में पढ़ाई करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने। वो क्या चाहते हैं कि धन्ना सेठों के बच्चे पढ़ाई करें, अमीरों के बच्चे पढ़ाई करें। यही हमारी और विचारधारा में उनकी हमारी जंग है। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, किसी भी पार्टी के साथ में कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा को लेकर के। हम चाहते हैं दबे कुचले गरीबों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे इस देश में पढ़ाई करें। अभी भाई अमर आजाद जी बोल रहे थे, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती। मैं दावे के साथ में कहता हूं, उत्तर प्रदेश में आपने सरकार देखी आदरणीय बहन जी की, 2007 से 12 के बीच में लेकर के, उससे पहले भी सरकारें बनी, और आदरणीय बहन जी ने ओबीसी के बच्चों के लिए, SC ST के बच्चों के लिए एजुकेशन को फ्री कर दिया। 0 फीस पर एडमिशन उत्तर प्रदेश में किए गए। माने कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां पे गरीबों के बच्चे के लिए फीस नहीं पड़ रही थी। आपका बच्चा बीटेक करे, MBA करे, डॉक्टरी करे, कोई भी पढ़ाई करे, चाहे लॉ करे, BEd करे, कोई भी पढ़ाई करेगा, उसे कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। माने कि 0 फीस पर एडमिशन हुए। और वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर भागीदारी भवन बनाया गया लखनऊ के अंदर, और ऐसे जगहों 5 जगह और ऐसे भागीदारी भवन बनाए गए। और किस लिए बनाए गए? ताकि ओबीसी के बच्चे, दलितों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे वहां पर कोचिंग कर सके। IAS की कोचिंग, कलेक्टर बनने की कोचिंग, SDM बनने की कोचिंग, बैंक में अधिकारी बनने की कोचिंग, डॉक्टर बनने की कोचिंग, इस तरह की तमाम कोचिंग की व्यवस्था आदरणीय बहन जी ने लखनऊ में करने का काम किया। और उसका भी रिजल्ट भी आया। उसका रिजल्ट आया कि उसी कोचिंग कॉलेज से जहां पे SC ST OBC के बच्चे पढ़ते हैं, कोई पैसा नहीं पड़ता। न उनका रहने के लिए पैसा पड़ता है, न खाने के लिए पैसा पड़ता है, न उनकी पढ़ाई के लिए पैसा पड़ता है, कोई पैसा नहीं पड़ता। किसी भी समुदाय का बच्चा हो, SC ST OBC का बच्चा है, उसे कोई पैसा नहीं पड़ेगा। उन्हीं स्कूलों से, उन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट से अभी 43 बच्चे SDM बने। उत्तर प्रदेश में 43 बच्चों का रिजल्ट पास आउट हुए, जिसमें 4 बच्चे SDM बने, तमाम बच्चे RTO बने, तमाम बच्चे तहसीलदार बनने का काम किया। अगर ये पावर हमारे पास नहीं होती तो क्या हम SC ST OBC के लोगों के बच्चों का उद्धार कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। ये सारे काम हमने उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। और यही नहीं, SC ST OBC के बच्चों को भी हमने प्राइवेट सेक्टर में 10% रिजर्वेशन दिलाने का भी काम किया। 10% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में दिलाने का काम किया। ऐसे तमाम जनहित में काम आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में काम करने का काम किया है। और 100% साथियों, अगर आप सभी लोगों ने पूरी ताकत के साथ में 2025 में बिहार में सरकार बनाई तो ये सारे काम हम बिहार में भी करेंगे, शिक्षा को फ्री भी करेंगे और स्कॉलरशिप की कोई कमी अभी आने नहीं देंगे। तमाम शिक्षा से लेकर रोजगार के अवसर हम इसी प्रदेश के अंदर उत्पन्न करने का काम करेंगे। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो आप सभी लोगों को पता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है कि थर्राते थे। अभी भाई साहब ने बोला भी कि बहन जी ने कभी किसी को गोली नहीं मरवाई, किसी का मकान भी नहीं ढहाया। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में माना जाता है कि शासन अगर है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का था। साथियों, इस देश की सरकारें, विरोधी पार्टियां भी मानती हैं कि अगर शासन किसी का है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का साथियों था। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आज जो समय आ गया, आप सभी लोगों को एक होने का समय आ गया। आज सभी लोग, हमारे दलित भाई और पिछड़े भाई आज बिहार में एक हुए हैं तो नई क्रांति लिखी गई है। और ये नई क्रांति 2024 में और 2025 में एक नई इबारत, नई इतिहास, नीला क्रांति लिखने का काम करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ, चूंकि समय पूरा हो रहा है, मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं।
जय भीम। आवाज नहीं आई। जय भीम के माने मैं बता दूं क्या होता है। जय भीम के माने होता है ताकत, जय भीम के माने होता है संघर्ष, जय भीम के माने होता है लक्ष्य, जय भीम के माना होता है अगर जय भीम मरे हुए इंसान से बोल दो तो उठ के खड़ा हो जाए, जय भीम बोल के मरेगा साथियों। इसलिए इतनी ताकत के साथ में बोलिए कि उधर वालों की कुर्सी हिल जाए। आज उनको लगे आज नीली क्रांति पटना के अंदर लिख दी गई है, जो इस पटना के भविष्य को संवारने वाली है और गुंडे मवालियों को जेल में डालने वाले साथियों हैं। जय भीम, जय भीम। महात्मा फूले, महात्मा फूले, कुर्मी राजा छत्रपति साहूजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज, मानवर कांसीराम साहेब, बाबा साहेब। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।